तो सिस्टम ऑडिट एक प्रोसेस है कलेक्ट करने का एंड एवेल्युएट करने का, एविडेंस को किस लिए करने हैं, ये देखना है कि क्या एक कंप्यूटर सिस्टम जो असेट्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड असेट्स हैं, उनको सेफ रख पाता है, मेंटेन्स डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि उसकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस कितनी है, डाटा की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाता है या नहीं। अलाउज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू बी अचीव इफेक्टिवली, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो इफेक्टिवली की बात करूँ तो यहाँ पे ये है टाइमली या कंसिस्टेंट तरीके से हो रहा है। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं लाइक मैन, मनी या इलेक्ट्रिसिटी है, वो एफिशिएंटली ले रहा है, यानी ऑप्टिमल वे में ले रहा है। ऑप्टिमल की बात करेंगे तो इस तरीके से ले रहा है मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, तभी अच्छा है। तो ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के राइटर है रोन वेबर, WEBER। तो इसमें फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट है इस डेफिनेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार देखने को मिल जाती है। सेकंड हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में ऑडिट की डेफिनेशन बताई गई है। फाइनेंशियल ऑडिट, तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ऑडिट असेस करता है करेक्टनेस को किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की करेक्ट है या नहीं, ये हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट में। और अगर बात करें ऑपरेशनल ऑडिट की, तो इसमें हम एवेल्युएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में कई चीजें आ सकती हैं, जैसे कि जो भी हमारी मशीनरीज हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है, ये जितनी डॉक्यूमेंटेड हैं उतनी एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। उसके बाद देखते हैं स्पेशल ऑडिट, स्पेशलाइज्ड ऑडिट। तो इसमें इवेल्युएट करते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी, जैसे कि आउटसोर्स एजेंसी होती हैं। आउटसोर्स एजेंसी की ऑडिट करने के लिए, यानी स्पेशल काम हमने किसी को आउटसोर्स कर रखा है, अगर हम उस काम की ऑडिट कराते हैं तो वो कहलाती है स्पेशलाइज्ड ऑडिट। सिस्टम ऑडिट, यानी 4 कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की गई ऑडिट की, 3 ये पहले से हैं और एक सिस्टम जिसकी हम आज बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ द रिपोर्टेड आइटम्स ओनली, ये सिर्फ रिपोर्टेड आइटम यानी जो मैनेजमेंट ने बताए हैं सिर्फ उस पे ही बेस नहीं है, ये और भी चीजें देखती है, जैसे कि टेक इनटू चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी है, आज के हिसाब से लेनी है या फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए लेनी है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरीके से यूज करना है, मेरे प्रोफेशनल्स, मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो कैसे हैं, वो इसको यूज कर पाएंगे या नहीं। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी ध्यान रखेंगे सिस्टम ऑडिट करते हुए या खरीदते हुए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ये एक तो असेट्स की सेफगार्डिंग को एंश्योर करेगा। असेट्स इंक्लूड फॉलोइंग 5 टाइप्स, ये सिस्टम ऑडिट के लिए हमारी 5 टाइप्स की असेट्स डिफाइन की गई हैं। नंबर 1 है डाटा। डाटा अगर इनके रियल सेंस में देखें तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, जो हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में डिफाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं डाटा आर ऑब्जेक्ट इन द वाइडर सेंस। जैसे कि ग्राफिक्स होते हैं हमारे पास, क्या होगा, साउंड, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन या और भी कई फाइल हमारी हो सकती हैं। एप्लीकेशन सिस्टम अंडरस्टूड सम ऑफ मैनुअल एंड प्रोग्राम प्रोसीजर। एप्लीकेशन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, कुछ उसमें प्रोग्राम्ड प्रोसीजर होगा, जैसे कि कुछ काम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, कुछ हमारे अपने तरीके से मैनुअली करेंगे कि भाई ये मशीन अगर यहाँ से शिफ्ट करनी है तो ये मैनुअली कर दो, पानी किस टाइम आना है ये मैनुअली कर दो, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ काम एप्लीकेशन सिस्टम में क्या होंगे, मैनुअली होंगे, और कुछ जो फीड किए गए हैं, प्रोग्राम किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग होंगे। टेक्नोलॉजी में हमारे आ जाएंगे हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। तो ये सब टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएंगे।
फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फैसिलिटीज एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी। तो उसके लिए हमारी फैसिलिटीज डिफाइन की जाती हैं, जो चैप्टर नंबर 4 सॉफ्टवेयर में इन्हें डिटेल में पढ़ा होगा आपने, जैसे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या डाटा स्प्लिटर यूटिलिटी, इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ की फैसिलिटी है। पीपल, जो हमारा स्टाफ स्किल है, स्टाफ स्किल क्या करेगा, प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, मॉनिटर करेगा इंफॉर्मेशन को और सारी चीजें मैनेज करेगा। और फ्रेंड्स ये हमारी 5 थी इसमें, असेट्स, डाटा, एप्लीकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज, पीपल। और इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। यह है गवर्नमेंट ने फैट पीपल का डाटा कलेक्ट किया, फैट पीपल का डाटा कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, तो FAT, फैट यहाँ पर आ जाएगा, फैट स्टैंड फॉर फैसिलिटीज, A स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सिस्टम एंड T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। और उसके बाद है डाटा कलेक्ट किया, यानी पीपल का डाटा कलेक्ट किया, पीपल का ही है और डाटा और डाटा। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप फैट पीपल याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये असेट्स सेफगार्डिंग की, यानी 5 टाइप की असेट्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले चैप्टर में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सिस्टम ऑडिट का, क्वालिटी को इंश्योर करना, फीचर को इंश्योर करना, डाटा और इंफॉर्मेशन के। इसमें 7 क्वालिटीज एंड फीचर की बात की गई है। फर्स्ट है इफेक्टिवनेस, कोई भी इंफॉर्मेशन और डाटा रेलिवेंट होना चाहिए और इम्पोर्टेंट होना चाहिए बिजनेस प्रोसेस के लिए, और वो टाइमली होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंट, यानी अगर हमें डेली उसकी जरूरत पड़ी है तो डेली आना चाहिए, डेली हमें मिलना चाहिए, जिस टाइम जरूरत है उस टाइम मिलना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए डाटा एंड इंफॉर्मेशन, एफिशिएंट का मतलब है कि मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल, भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काम का हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसके थ्रू निकाल सकें, और इकोनॉमिकल यानी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, हम प्रोटेक्ट करेंगे सेंसिटिव डाटा को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, यानी कहीं भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जहाँ पे परमिसेबल नहीं है कंपनी के द्वारा। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन में हम एक्यूरेसी चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट सच्चे डाटा है, कितने परसेंट करेक्ट है, उसकी बात की गई है इंटीग्रिटी में। अवेलेबिलिटी, भाई डाटा और इंफॉर्मेशन तब अवेलेबल हो जब हमें बिजनेस प्रोसेस के लिए ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट हो। कंप्लायंस, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर लीगल जो प्रोसीजर है, लॉ, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अगर किसी के साथ है तो उसको कंप्लाई करना चाहिए, यानी कि उसके बेस पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना लॉ को फॉलो करते हुए बना दिया। अगर मैं नोट्स भी बना रहा हूँ तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कोशिश करना चाहिए कि जो भी रिसेंट अमेंडमेंट है, अपडेट है, उनको फॉलो करते हुए मैं ये बनाऊँ। तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन और डाटा भी बनाना है। उसके बाद है रिलायबिलिटी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन और डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए उसमें, जो कोई भी उस पर रिलायबल ट्रस्ट कर सके। तो फ्रेंड्स ये थी 7 क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इसके लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, यह है इकरा लिमिटेड। इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। तो हमने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई है, इकरा लिमिटेड केप्ट ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, जो भी इंफॉर्मेशन ये ऑडिट के लिए लेगी वो कॉन्फिडेंशियल रखेगी, जिससे क्या होगा, इसकी रेटिंग इफेक्टिव होगी और एफिशिएंट होगी। तो जो इकरा का ICRA है, ICRA स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, C स्टैंड फॉर कंप्लायंस, R स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी और A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। उसके बाद है ऑल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगी, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है, और जिससे इसकी रेटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाएगी। तो एफिशिएंट और इफेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे आ गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं
तो ये आप इकरा लिमिटेड याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये डाटा एंड इंफॉर्मेशन के क्वालिटी एंड फीचर की बात की गई है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट की क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों ये जरूरी है? तो ये क्या करता है, एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी हम एंश्योर कर सकते हैं, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैंडर्डाइजेशन, काफ़ी जो हमारे प्रोसीजर हैं, जो काम है, उनमें एक स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है कि वो इसी तरीके से करेंगे। इम्प्रूव्ड इन बिजनेस एफिशिएंसी, तो हम रिसोर्सेज अगर मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकल वे में यूज करेंगे तो हमारी जो बिजनेस की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। प्लान फॉर कंटिजेंसी बनाएंगे यानी डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई इमरजेंसी के टाइम इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए क्या प्लान होगा, ये भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में चेक करेंगे। अगर नहीं है प्लान बना हुआ तो उसको ड्राफ्ट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूपीएस है, मेन यूपीएस है, जिससे मेरे ऑफिस में 10 के 10 कंप्यूटर चल रहे हैं और पावर कट हो जाने के बाद यूपीएस अगर हमारा मेंटेनेंस पे नहीं है, एएमसी पे नहीं है, तो वो कभी भी डाउन जा सकता है और बैटरी उसकी जा सकती है। तो एक जो भी हमारा कंटिन्यू बिजनेस चल रहा था उसमें प्रॉब्लम आ गई, यानी इमरजेंसी आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे? या ऑफिस में हमारे फायर हो जाए, आग लग जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क को कम करता है और सिस्टम सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, अगर सिस्टम में कोई एरर है, बग्स है, उसको डिटेक्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा और उसको रिमूव कर देगा। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक रेपुटेशन, देखो अगर ये सारी चीजें होंगी तो जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं या पब्लिक है, कस्टमर या सप्लायर हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि ये कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है और जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड स्कोप ऑफ सिस्टम ऑडिट की बात यहाँ पे की गई है। तो इसके ये स्कोप इंक्लूड्स एंटायर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, रिव्यू एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यानी कि इसमें सारी चीज आ जाती है। सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिजाइन एंड डेवलप किया जाएगा, रिव्यू कैसे किया जाएगा, चॉइस यानी किस तरीके से हमें खरीदना होगा, चॉइस दी जाएगी। इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स में इसका स्कोप डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है रिपोर्ट वैलिडेशन, तो जो रिपोर्टिंग मॉड्यूल होगा वो एश्योर करेगा हमें, वो गारंटी देगा कि जो भी हमारा सिस्टम है वो वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, यानी जो भी हमने स्पेसिफिकेशन या रूल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है प्रत्येक वर्क के लिए। और वो सभी जो प्रोसेस है वो एरर फ्री हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो रिपोर्ट वैलिडेशन का काम है कि हमें जो रिपोर्ट दी गई है उनको चेक करेंगे कि वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, एरर फ्री हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू, तो ये जो मॉड्यूल होगा ये हमें एश्योर करेगा कि जो भी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एप्लीकेशन हैं वो करंट एंड फ्यूचर नीड को फुलफिल करने के कैपेबल हैं या नहीं, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। थर्ड है नेटवर्क सिक्योरिटी रिव्यू, इसमें हम वेब सर्वर सिस्टम एंड डाटाबेस फुली सिक्योर्ड है या नहीं उसकी बात करेंगे। भाई जो भी हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की गई यहाँ पे, तो जो भी हमारा वेब सर्वर है यानी सर्वर है और डाटाबेस है, क्योंकि डाटाबेस में हमारी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, इवन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी, तो हम देखेंगे कि ये फुली सिक्योर है या नहीं है, प्रॉपर फायरवॉल और सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं या नहीं। डाटा इंटीग्रिटी रिव्यू, तो इंटीग्रिटी की मैंने पहले बात की थी, यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब है इंटीग्रेशन, यानी जो भी देखो डाटाबेस डिजाइन मीट फ्यूचर इंटीग्रेशन नीड, यानी हमें अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को
इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो फ्यूचर में जो हमें इंटीग्रेशन यानी जो भी सारे डिपार्टमेंट को जोड़ने की अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए वो कैपेबल होना चाहिए, कंपेटेबल होगा। फिफ्थ है फ्रेंड्स, इसमें इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक भी बनाई है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी रिव्यू। इसमें हम ऐसे सिस्टम का रिव्यू करेंगे जिन पे कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूटी निर्भर करती है, यानी ऐसे सिस्टम जो अगर फेल हो जाए तो बिजनेस जो है रुक जाएगा, बिजनेस की कंटिन्यूटी रुक जाएगी। इसमें बात करें तो जो हमारे बैकअप स्टोरेज होते हैं, अगर जो हमारा बैकअप मीडिया होती है अगर वही चली जाए तो उससे क्या होगा, या हमारा यूपीएस है वो बंद हो जाए तो उस केस में क्या होगा, बारकोड रीडर अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ये कह रहा है इट इंक्लूड्स एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉल्ट टॉलरेंट हार्डवेयर, यानी कि ऐसे हार्डवेयर जो कंपनी में एग्जिस्ट हैं जिससे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मेंटेन कर लें। और बैकअप स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेड टेस्ट, यानी इनको हम डॉक्यूमेंट करके रखेंगे और टेस्ट करके रखेंगे कि ये इमरजेंसी के टाइम पर काम आ जाए या नहीं। तो ये थे फ्रेंड स्कोप ऑफ आईटी ऑडिट के लिए 5 स्कोप यहाँ पे दिखाएंगे गए थे। इसको अगर हम एक मेमोरी टेक्निक की हेल्प लें तो यह रिपोर्ट वैलिडेशन के लिए बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डाटा इंटीग्रिटी चेक कर सकें। यानी भाई रिपोर्ट वैलिडेशन अगर मुझे करना है तो मेरे पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए जिससे मैं नेटवर्क सिक्योरिटी और डाटा इंटीग्रिटी को चेक कर सकता हूँ। तो रिपोर्ट वैलिडेशन जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और बीसीए स्टैंड फॉर बीसी स्टैंड फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी रिव्यू एंड ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू। नेटवर्क सिक्योरिटी सेम है और डाटा इंटीग्रिटी चेक। तो अगर आपको बीसीए की डिग्री होनी चाहिए रिपोर्ट वैलिडेशन के लिए, ये याद रख लेते हैं तो आपको ये याद ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्कोप की बात की गई है, बीसीए बिजनेस कंटिन्यूटी रिव्यू एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिव्यू। जैसे रिव्यू की बात की जाएगी तो यहाँ पे स्कोप आ जाएगा कि स्कोप में हम रिव्यू देंगे कि ये सही है या नहीं आफ्टर ऑडिट। तो फ्रेंड जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सिस्टम ऑडिट। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 टाइम से कंटिन्यू आ रहा है और इसकी वेटेज होती है 8 मार्क्स में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो इस स्टेप्स में 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं रिव्यू फेज में और 2 स्टेप्स हैं टेस्टिंग फेज में। उसके बाद है ओवरऑल इवैल्यूएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है। तो देख लेते हैं जो हमारा रिव्यू फेज है, रिव्यू फेज में बात की गई है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, और उन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम यानी कि ऑडिटर डिसाइड करेगा कि क्या ऑडिट करनी चाहिए या ऑडिट प्रोसीजर को यहीं पे रोक देना चाहिए, यानी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिलिमिनरी रिव्यू और डिटेल रिव्यू। प्रिलिमिनरी रिव्यू में हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेते हैं टू मेक ए डिसीजन ऑन हाउ टू प्रोसीड विद द ऑडिट। हम डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ऑडिट प्रोसेस को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस में हम इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं, बिजनेस पर्सनल से ऑब्जर्व कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज को या इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंटेशन को, उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर एक डिसीजन लेगा कि क्या ऑडिट करनी चाहिए या ऑडिट प्रोसेस को यहीं पे रोक देना चाहिए। डिटेल रिव्यू फेज में इसमें हम इंफॉर्मेशन लेंगे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि हम एक एक छोटी छोटी चीजों को बारीकियों से देखेंगे ताकि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑफ द कंट्रोल्स यूज्ड, जो भी कंट्रोल यूज किए गए हैं मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल पर, उन सभी कंट्रोल की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे, यानी वंस अगेन डिसाइड
हैज टू प्रोसीड विद द ऑडिट और अबैंडन द एंटायर प्रोसेस, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ऑडिट प्रोसेस को कैसे करना चाहिए और उसके बाद में डिसीजन करेंगे कि ऑडिट करनी चाहिए या नहीं। अगर हमें फर्स्ट फेज में लगता है कि ऑडिट करनी चाहिए तब हम सेकंड फेज में आएंगे यानी डिटेल रिव्यू फेज में। उसमें हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मेनली फोकस किस पर रहेगा, कंट्रोल जो यूज किए गए हैं मैनेजमेंट और एप्लीकेशन ऑपरेशनल लेवल पर। उसके बाद फिर से डिसाइड करेंगे कि भाई ऑडिट एक्चुअल में करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फ्रेंड टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव टेस्टिंग। Determine whether or not the system of internal control operate as it is supposed। यानी कंप्लायंस में जैसे लॉ को हम कंप्लाइन करते हैं, यानी गवर्नमेंट देखती है कि जिस तरीके से लॉ बनाया गया था, यानी जिस तरीके से हमने सोचा था कि ये काम करेंगे, इन्होंने उसी तरीके से काम किया है या नहीं। उसी तरीके से यहाँ भी हम टेस्टिंग करेंगे कि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो वो उसमें क्या क्या कमियां है, किस लिए नहीं कर रहा है, उनको चेक करेंगे और उनको सही करेंगे। ऑडिटर चेक करेगा whether all internal control exist and working properly। जो भी सारे इंटरनल कंट्रोल हैं वो प्रॉपरली एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ये चेक करेगा। यानी हमें कंप्लाई करना है कि जैसे उनको सपोज किया गया था कि भाई वो करेंगे, जैसे रूल बनाए गए थे उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें कंप्लायंस से आप याद कर सकते हैं कि जो हमने सपोज किया था कि वो करेंगे, रूल को फॉलो करके करेंगे, वो कर रहे हैं या नहीं। सब्सटेंटिव ऑडिट में, सब्सटेंटिव टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें कुछ रेलिवेंट टेस्ट करेंगे सिस्टम के ऊपर कि ये उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं। यानी कुछ इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट एंड लॉजिक बेस हम टेस्ट करेंगे। obtain sufficient evidence to enable auditor make a final judgment। इसमें हम एक sufficient evidence ले लेंगे जिसके बेस पर ऑडिटर एक फाइनल जजमेंट दे देगा कि इनका सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, कंप्लाइंट है सारे प्रोसीजर्स को। और सब्सटेंटिव टेस्ट में कुछ ऑब्वियसली कुछ टेस्ट की बात की गई है, तो इसमें टेस्ट ये हैं। टेस्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ डाटा। क्वालिटी ऑफ डाटा हम असेस करेंगे। कंपेयर डाटा विद फिजिकल काउंट्स, यानी जितनी नंबर ऑफ मशीनरी, जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में है कि 50 कंप्यूटर हैं और 1000 कंप्यूटर का स्टॉक है, इतने डॉक्यूमेंट हैं, इतनी बुक्स हैं। तो कंपेयर करना है कि जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है सॉफ्ट कॉपी में, क्या वो फिजिकल काउंटिंग में इतने ही हैं या कुछ कम ज़्यादा हो रही हैं। टेस्ट करेंगे। टेस्ट टू आइडेंटिफाई इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग। हम देखेंगे कि कोई ऐसी प्रोसेसिंग तो नहीं है जो इनएक्यूरेट है यानी करेक्ट नहीं है। टेस्ट टू आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट डाटा। हम देखेंगे कि कोई ऐसा डाटा तो नहीं है जो इनकंसिस्टेंट कर रहा है, यानी जिस तरीके से हमने प्रोसीजर बनाए थे उस तरीके से नहीं है, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है। और एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो है कंफर्मेशन ऑफ डाटा विद आउटसाइड सोर्सेज। यानी हम आउटसाइड यानी बाहर के लोगों से, इनके सप्लायर कौन है, इनके कस्टमर कौन है या जनरल पब्लिक कौन है, उनसे भी डाटा को कंफर्म कर सकते हैं कि भाई जो इन्होंने बता रखा है क्या एक्चुअल में ऐसा ही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, रिव्यू फेज में प्रिलिमिनरी रिव्यू एंड डिटेल रिव्यू की बात की गई और टेस्टिंग फेज में कंप्लायंस टेस्ट किया और सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट बोले तो लॉजिक या इंपॉर्टेंट कुछ टेस्ट किए जिसमें आइडेंटिफाई एक्यूरेट डाटा को, क्वालिटी ऑफ डाटा चेक की, कंपेयर किया फिजिकल काउंट को सॉफ्ट कॉपी वाले काउंट से। अगर कोई इनकंसिस्टेंट डाटा है तो उसको आइडेंटिफाई किया और उसको करेक्ट किया। उसके बाद है ओवरऑल इवैल्यूएशन, जो फिफ्थ हमारा स्टेप है। तो ये ऑडिटर वंस अगेन
हैज एन ओवरऑल व्यू ऑफ द कंट्रोल एग्जिस्ट विद इन द कंपनी। यानी फिर से ऑडिटर क्या करेगा, एक बार सारे कंट्रोल को चेक करेगा और उसके बाद ओवरऑल इवैल्यूएशन के बाद ऑन कंप्लीटिंग द ऑडिट प्रोसेस, यानी पूरी ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ओवरऑल इवैल्यूएशन के बाद सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करना रह गया है, प्रिपेयर करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट जिसमें वो डिटेल्स देगा रिव्यू एंड टेस्टिंग कंडक्टेड, जो भी रिव्यू किए हैं कि मैंने ये इंफॉर्मेशन ली, किस बेसिस पे ली है, मैंने किस किस चीज को रिव्यू करके ये इंफॉर्मेशन ली और मैंने ये टेस्ट किए और मुझे ये फाइनल आउटकम निकला, वो लिख करके देंगे। जैसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट में लिख कर देते हैं कि मैंने इन लॉ की सेक्रेटरियल ऑडिट में कंसीडर किए हैं और इसके बेस पर मैंने रिकॉर्ड प्रोवाइड आपको क्या है, ऑडिट प्रोवाइड की है। तो यह ऑल्सो कंसिस्ट रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिटर फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ रिकमेंड करना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहिए जिससे सिस्टम कंट्रोल्स में इम्प्रूवमेंट किए जा सके, तो वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा ऑडिट रिपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, इन 6 स्टेप्स के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक यूज की है। मेमोरी टेक्निक है मेरी पीडी, पीडी बोले तो पेन ड्राइव, मेरी पीडी में सीएस के ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है, मेरी पीडी में सीएस के ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मेरी पीडी में सीएस के ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्टेप्स इन सिस्टम ऑडिट की बात की गई है। पीडी बोले तो प्रिलिमिनरी और डी बोले तो डिटेल रिव्यू फेज, यानी पीडी में रिव्यू फेज की बात की गई है, प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड। सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी की जगह कंप्लायंस सब्सटेंटिव टेस्टिंग फेज की बात की गई है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है और ओवरऑल इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो ये मेरी टेक्निक आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट हो तो मेरे एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बनाने के लिए और थोड़ा एफर्ट लगाने के लिए। सिस्टम ऑडिट ऑफ डिफरेंट फंक्शन, यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फंक्शन होते हैं डिफरेंट, उसके लिए हमें सिस्टम ऑडिट करनी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 फंक्शन की बात की गई है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो भी कंट्रोल है वो एडिक्वेटली यानी कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे हम 4 तरह के कंट्रोल देखेंगे। एक है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पे हम 4 तरह के कंट्रोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मैनेजमेंट के क्या क्या कंट्रोल है, इसकी बात की है। इसमें 4 पॉइंट है। सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, तो इसमें ऑडिटर फर्स्ट चेक करेगा कि सिक्योरिटी पॉलिसी कंपनी में एग्जिस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो ड्राफ्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, और उस पॉलिसी में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे, लाइक इमरजेंसी के टाइम पे एग्जिट गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा या नहीं, यानी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी मैनेजमेंट की रखी जाएगी और डाटा की, दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाएगी और उस पॉलिसी में कुछ स्टैंडर्ड डाले जाएंगे। जैसे कि अगर टेम्परेचर इतने से ज्यादा यानी आग लगने की कंडीशन में, यानी टेम्परेचर अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जाता है तो इमरजेंसी डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे और जो फायर अलार्म है वो बच जाएगा। उसके बाद है स्टीयरिंग कमेटी फॉर सिक्योरिटी। देखो, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी अगर को एक अच्छी साउंड सिक्योरिटी पॉलिसी को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक कमेटी होनी चाहिए।
तो सिक्योरिटी पॉलिसी अच्छी तरह से बने उसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टीयरिंग कमेटी। और इस कमेटी में एक डायरेक्टर होगा और एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक डायरेक्टर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक होगा CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और उसके बाद में एक यूजर हेड होगा यूजर डिपार्टमेंट का, यानी यूजर के अकॉर्डिंग यूजर का क्या व्यू होगा इसके ऊपर उसको भी कंसिडर करने के लिए। तो स्टीयरिंग कमेटी में 3 लोग होंगे मेनली, 1 फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1 इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर और 1 यूजर डिपार्टमेंट का हेड होगा। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, देखो ऐसा कोई भी सिस्टम, जैसे मैंने पहले ही बात की हुई है, यूपीएस अगर एनुअल मेंटेनेंस में नहीं है सो इट्स बैटरीज कैन गो डाउन विदाउट एनी वार्निंग, कभी भी विदाउट वार्निंग इसकी बैटरी जा सकती है। या कंपनी में टीपीएस होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, बारकोड रीडर हैं या बिल मशीन है, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उससे जो बिजनेस हमारा चल रहा है कंटिन्यू वो होल्ड पे रखा जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक कि उनको फिर से अरेंज ना किया जाए या सही ना किया जाए। सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, सिस्टम को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसके मेथड क्या हैं उसको देखेंगे। इसके क्या कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट यहाँ पे हम सारे कंसीडर करेंगे कि सिस्टम के लिए हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क चाहिए, डाटाबेस चाहिए और यूजर चाहिए, यूजर डेवलपिंग वाले भी और जो इसे यूज करेंगे वो भी। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, हम कर रहे थे सिस्टम ऑडिट ऑफ डिफरेंट फंक्शन, इसमें फर्स्ट का ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल और सेकंड है ऑडिट ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या कंट्रोल हम बना सकते हैं। तो फैक्टर्स नीड टू बी चेक्ड एंड कमेंटेड। ऑडिटर क्या करेगा, वो चेक करेगा और उसके बाद कमेंट करेगा कि ये सही है या नहीं। ऑनलाइन यूपीएस नॉट यूज, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं सिस्टम पे उनमें एक ऑनलाइन यूपीएस यूज किया गया है या नहीं, उस पर चेक करेगा। सर्वर रूम डोर केप्ट ओपन, जो भी हमारा सर्वर रूम है उसका डोर जो है खुला है या बंद है, उसको ध्यान में किया जाएगा किस टाइम पे खुलना चाहिए या डाटा की सिक्योरिटी के लिए उसको बंद करना चाहिए। तो ये चेक करेगा और उस पर कमेंट करेगा। यूपीएस, एयर कंडीशनिंग और अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नॉट अंडर रेगुलर मेंटेनेंस। देखो जो यूपीएस है और एयर कंडीशनिंग है, एसी है और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर, प्रिंटर जो हैं वो एनुअल मेंटेनेंस पे होने चाहिए, यानी कि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत अपने जो भी हमारा मेंटेनेंस वाला बंदा है उसको कॉल करेंगे और बुला लेंगे भैया ये प्रॉब्लम है। अगर एएमसी नहीं होगा ना तो हमें दिक्कत होगी यार कौन सी कंपनी से कराएं, अचानक खराब होने पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा यार उस टाइम पे। तो ये चेक करेगा कि कोई जेनसेट बैकअप यानी जनरेटर बैकअप किया हुआ है, अगर पावर सप्लाई फेल हो जाती है ज़्यादा लंबे टाइम तक। ईटेबल्स टेकन इन सर्वर रूम और स्मोकिंग, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग खाने पीने की आइटम से वो सर्वर रूम में ले जाते हैं या स्मोक करते हैं सर्वर रूम में, क्योंकि उससे सर्वर रूम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चेक करेगा और उसके ऊपर कमेंट करेगा कि ठीक हो रहा है या नहीं। नो स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म इन द सर्वर रूम, भाई सर्वर की एक आईटी कंपनी का या किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर्वर रूम में स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए। अगर कोई बंदा स्मोक करता है तो तुरंत हमें पता लग जाएगा और फायर अलार्म भी होना चाहिए। एसी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, स्पेशली इन समर की बात की गई है, यानी अगर गर्मी के मौसम में जैसा आजकल स्टार्ट हो गया है अगर एसी सही से नहीं चल रही है तो ये भी चेक करेगा। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर चेक करेगा और कमेंट करेगा कि ये सही चल रहे हैं या नहीं। थर्ड जो हमारा कंट्रोल्स है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। It is best to have IT function reporting to the CEO, यानी इसमें बात की गई है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो भी हमारे IT फंक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले फंक्शन हैं,
उसकी रिपोर्ट सीधी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी पहुंचाई जाए। और हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर से नवाजा जाए, उसको उस पोस्ट पर रखा जाएगा। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो 3 रिपोर्टिंग मैनेजर बना देगा अपने अंडर, 1 फॉर टेकिंग केयर ऑफ डेवलपमेंट टीम, एक डेवलपमेंट टीम को केयर करेगा और उनसे प्रोग्राम डेवलप कराएगा, काम कराएगा। और सेकंड होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी सेंटर सिक्योरिटी, यानी जो भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईटी सेंटर से रिलेटेड है उसको चेक करने के लिए। और जो हमारा थर्ड मैनेजर होगा वो मैनेज करेगा फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो फैसिलिटीज हैं जो सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम आने वाली चीजें हैं उनको मैनेज करने के लिए होगा मैनेजर नंबर 3। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में, यानी आईटी के एंगल से बात की है इसमें, तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद डिफाइन किए जाएंगे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। और विद इन द आईटी डिपार्टमेंट हम मतलब कि रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देंगे डेवलपर की, जो डेवलप कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे प्रोग्राम के। यूजर डिपार्टमेंट जो यूज करके चेक करेगा कि जैसे आप टेस्टिंग के लिए देते हैं ना किसी गेमिंग एप्लीकेशन को, भाई गेम खेल के देखो इसमें कुछ कमियां बताओ कि क्या कमियां हैं, तो उसको चेक करने के बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। फोर्थ एंड लास्ट है ऑडिट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। ऑडिटर शुड ऑब्जर्व, ऑपरेशन को ऑब्जर्व करेगा और कमेंट करेगा यदि कोई ड्रॉबैक है, यदि कोई कमियां हैं तो उनके ऊपर। ये देखेगा बैकअप मीडिया नोट लेवल्ड प्रॉपर्ली एंड केप्ट अंडर लॉक एंड की। ये देखेगा क्या कोई बैकअप मीडिया ऐसी तो नहीं है जिसपे लेबलिंग नहीं हुई है प्रॉपर्ली, यानी प्रॉपर कंपनी की नहीं है और उस पे ये लेबल नहीं लिखा हुआ है कि इस पे डाटा है 2018 का, 2019 का, या इस कंपनी का डाटा है, प्रॉपर लेबलिंग हुई है या नहीं है, और वो लॉक एंड की यानी लॉकर रूम में रखी गई है या नहीं, ये चेक करेगा। वन साइड ऑफ बैकअप, ये कह रहा है कि एक साइड जो बैकअप मीडिया हमारी उसका रेगुलरली यानी हर वीक या हर डे एक दूसरी लोकेशन पे रखा जाएगा, जिससे क्या होगा अगर एक लोकेशन का खराब हो जाता है तो सेकेंड लोकेशन का सेफ रहेगा, या उस लोकेशन से कहीं पर पहुंचाना है तो जल्दी से पहुंच जाएगा। Anybody walks into server room and has access to document, media and machine। मतलब हमें अलाउ नहीं करना है कि कोई भी अचानक से आ जाए सर्वर रूम में और कुछ भी काम कर ले, एक्सेस डॉक्यूमेंट्स उठा ले, मशीन ले ले। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक बायोमेट्रिक गेट पास लगाना होगा, और जिस जिस लोगों को परमिट किया गया है सर्वर रूम में जाने के लिए, सिस्टम डेवलपर या आईटी के लोग या जो सीईओ वगैरह हमारे होते हैं, उनके उसमें फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डाल दिए जाएंगे और सिर्फ उन्हीं को अलाउड किया जाएगा। और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के हैं वो किसी दूसरे के द्वारा यूज ना किए जा रहे हों, अगर किए जा रहे हैं तो ये उनको बताएगा और मना करेगा कि ऐसा मत करो। जो मशीन कवर के साथ काम करने वाली हैं उनके कवर को अगर ऑफ कर दिया गया यानी उतार के रख दिया गया है, जो ओपन मशीन होती हैं यानी जिनमें डेंजर ज़्यादा खतरा होता है हाथ कटने का या कोई भी इंजरी होने का, तो उनके कवर को हम लगा करके ही उनसे काम लेंगे। डर्टी नेटवर्क केबलिंग यानी लूज केबल लगा रखी हैं, इधर उधर लटके हुए हैं केबल, तो उनको यहाँ पे चेक करेगा और कमेंट करेगा। अब्सेंस ऑफ गेट पास कल्चर यानी कि मशीन अगर हम कोई भी कंप्यूटर बाहर से ला रहे हैं तो बिना उसको रजिस्टर में एंट्री किए, बिना उसका गेट पास बनवाए हम कंप्यूटर रूम में ले जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं, बिना ये चेक किए
कि इसमें वो सिक्योरिटी फीचर एग्जिस्ट हैं या नहीं जो हमारे कंप्यूटर में हैं। और क्या आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे ना, सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, मीडियम सिक्योरिटी वाला है या और ज़्यादा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉर कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन को ऑटोमेशन भी बोला जाता है, यानी ऑटोमेशन करना। ऑटोमेशन की बात करें तो यह यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू मैनेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क, यानी ऐसा कोई भी काम जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो और जो अभी तक नॉर्मल मैनुअल तरीके से हो रहा था उसको हम कंप्यूटराइज कर देंगे, यानी अब वो काम ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक होगा। अब हमें हर छोटे छोटे काम के लिए हाथ से नहीं करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कंप्यूटराइज हो जाएंगी। ऑटोमेशन के क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेशन, हमारी इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, करेक्ट हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन लेने की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि ऑटोमेटिक और कंप्यूटर फॉर्म में होगी। जो हमारे पर्सनल हैं, डायरेक्टर हैं, पर्सन से उनका अच्छी तरह से बेटर यूटिलाइजेशन होगा। और सेविंग इन स्पेस एंड इक्विपमेंट, हमारा स्पेस बच जाएगा, हमें अब कम इक्विपमेंट रखने होंगे और कुछ डाटा हम क्लाउड के पास भी रख सकते हैं। अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑटोमेटिक है, तो जो अपडेट अगर कुछ आती है, कुछ अमेंडमेंट आती है जीएसटी के अंदर, तो जो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है या जो हमारा टैक्सेशन वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिक या इंस्टेंट अपडेट हो जाएगा। और जो इंफॉर्मेशन हमारी ऑनलाइन है उसको मल्टीपल साइमल्टेनियस एक्सेस कर पाएंगे, यानी अगर मैंने यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डाल दी तो एक ऑटोमेशन हो गया। पहले क्या था, मैं प्रॉपर्ली फेस टू फेस पढ़ा था तो जितने लोग फेस टू फेस थे उतने ही उसको एक्सेस कर पाते, लेकिन अब क्या करेंगे, अब अगर यूट्यूब पे डाली हुई वीडियो तो भाई अब हजारों लोग इंडिया के किसी भी पार्ट से या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से एक्सेस कर पाएंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी है, स्टार्टिंग में एक बार कॉस्ट लगेगी, उसके बाद कॉस्ट नहीं लगेगी। लार्ज कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई ऑनलाइन है, 2000 रुपए की 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है तो काफ़ी सस्ता और टिकाऊ है, जिससे हमें सारे इंफॉर्मेशन रजिस्टर में मेंटेन करना काफ़ी महंगा और मुश्किल काम होता। उसके बाद प्लानिंग ऑफ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की जो हम प्लानिंग करेंगे उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं उसकी बात की गई है। कंडक्टिंग एन इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में हम देखेंगे प्रोजेक्ट इज इन फैक्ट वायबल, क्या प्रोजेक्ट जो हम लगाने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑटोमेशन का वो वायबल है, यानी उससे उतना फायदा होगा जितनी की इसमें कॉस्ट लगेगी या जितना टाइम लगेगा इसको डेवलप करने में। हमें ये देखना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं और प्रायोरिटीज क्या हैं। तो वो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर होने चाहिए, वेल प्लान होनी चाहिए पहले से कि हम किस लिए बना रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए बना रहे हैं, हमें कितना अचीव करना है, हम अपने कस्टमर पर फेयर बनाना है या नहीं। तो वो पहले से वेल प्लान एंड क्लियर होनी चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अभी हम किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की प्लानिंग वाले स्टेप्स की। तो हमें कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेजर करेंगे, किस टर्म में मनी कितनी जरूरत पड़ेगी, टाइम कितना लगेगा, पीपल कितने रिक्वायर होंगे इसको डेवलप करने में। गेटिंग सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए हमें सपोर्ट कहाँ से मिल सकती है, यानी कि हम अपने टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट लेंगे। अगर हमारी कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडी है तो हम उससे भी सपोर्ट के लिए बोलेंगे, उससे परमिशन लेंगे। कंडक्टिंग ए फीसिबिलिटी स्टडी, whether a system should be developed in house और क्या कोई सिस्टम हमें अपनी कंपनी में डेवलप कराना चाहिए डेवलपर बुला के, या उसको रेडीमेड फॉर्म में परचेज कर लेना चाहिए। उसमें देखेंगे कि जो सा ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है उसको हम ले लेंगे। डेवलपिंग ए डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, देखो 5 स्टेप्स ऊपर के करने के बाद में हमें डिटेल में लिख लेंगे कि भाई इस तरीके से पहले इनिशियल असेसमेंट करेंगे और वेल प्लान एंड क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे
उसके बाद रिसोर्सेज देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और सपोर्ट हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। देखेंगे कि इसको इन हाउस डेवलप किया जाए या बाहर से रेडीमेड फॉर्म में परचेज किया जाए। इसके बाद डिटेल में लिख लेंगे सारी बातों को और असेंबलिंग ए प्रोजेक्ट टीम। सारी बात लिखने के बाद हम एक प्रोजेक्ट टीम को हायर करके असेंबल कर देंगे, बना देंगे। तो इसके 7 स्टेप्स याद करना थोड़ा मुश्किल है और मुश्किल काम को आसान करने के लिए हमने एक नॉर्मल टेक्निक बनाई हुई है। यह इनिशियल असेसमेंट गो टू रिसोर्सेज एंड टू सपोर्ट इट एफडीए स्टडी की। इनिशियल असेसमेंट गया किसके पास? रिसोर्सेज के पास, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एफडीए स्टडी होती है, एफडीए हो सकता है स्टडी है, तो मैंने वो की। तो फ्रेंड इनिशियल असेसमेंट हमारा इनिशियल असेसमेंट है और गो प्रो यानी यहाँ पे हो जाएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारे वेल प्लान होने चाहिए। रिसोर्सेज हमें मेजर करेंगे। सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट हमारी कहाँ से मिल रही है? सपोर्ट स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट। और एफडीए का एफ स्टैंड फॉर फीसिबिलिटी स्टडी करेंगे कि इन हाउस डेवलप कराना चाहिए या बाहर से परचेज करना चाहिए। और डी में डिटेल प्रोजेक्ट प्लान हम बना लेंगे और ए में प्रोजेक्ट टीम को असेंबल कर लेंगे हायर करके अलग अलग जगह से। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर इतना ही था। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर दिए हैं। तो आई होप कि इसी में से एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैप्टर की वेटेज अप टू 8 से 12 मार्क्स तक की हो सकती है और 8 नंबर का तो हर हाल में आता ही आता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेप्स इन सिस्टम ऑडिट, और जो कंट्रोल हमने 4 तरह के डिफाइन किए थे वो हैं। तो फ्रेंड्स मेरी टेक्निक्स और मेमोरी टेक्निक्स आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।